सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025-26 और सब इंस्पेक्टर के लिए हमारी ये प्लेलिस्ट चली हुई है। इसी के अंदर हम जो है हरियाणा जीके के लास्ट 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर जो डिटेल से हैं वो एनालाइज कर रहे हैं। इसी सीरीज में जो है हम आज कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम जो है 48वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 48वां भाग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हरियाणा पुलिस जो सीरीज है उसका कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो हरियाणा पुलिस बता देता हूं एक बार, 1 सेकेंड। हरियाणा पुलिस का जो सीरीज है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, ये पीवाईक्यू हमारी जो सीरीज है वो चल रही है 2021 वाली। ठीक है, इसका जो है 5वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 भाग जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 वाला क्वेश्चन पेपर था ना, उसके 4 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जो बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 2021 वाला लेवल देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो HSSC के लेवल का पता लग जाएगा कि कितने डिफिकल्ट लेवल के जो है क्वेश्चन HSSC पूछ सकता है, और दूसरा आपको यह भी पता लग जाएगा कि अभी तक जो आपने तैयारी की है कितनी आपकी जो है तैयारी हो चुकी है और कितनी और जो है बाकी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी लॉट्स ऑफ नॉलेज जो है आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है आईटी अधिनियम, यानी कि आईटी एक्ट की बात कर रहा है 2000 वाले की। ठीक है, आईटी अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। ठीक है, की धारा है 66E। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे ई। किस से संबंधित है? तो ये आईटी अधिनियम की धारा 66E किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी गोपनीयता के उल्लंघन के लिए जो है सजा। ये आईटी अधिनियम की धारा 66E में जो है बताया गया है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66E के अंतर्गत जो है उन लोगों को दंडित करने के बारे में बताया गया है जो किसी की निजता उल्लंघन, यानी कि जो भाई प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, उनकी कोई तस्वीर है, मतलब जो प्राइवेट तस्वीर होती है उनकी जानकारी जो है, उनकी जानकारी के बिना जो है उनकी जो प्राइवेट सीक्रेट फोटो होती है उनको जो है लीक कर देते हैं। उसी से संबंधित जो दंड के प्रावधान है वो सभी जो है आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66E के अंदर जो है बताई गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। डिटेल से जो है मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ना वो भी मैंने जो है यहां पर ऐड कर दिया है। इससे जो है आपको मदद मिलेगी लॉन्ग टाइम तक जो है क्वेश्चन को याद रखने की। और इसके अंदर सजा का कितना प्रावधान है? तो पहली बार में 3 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस 2 लाख तक का जो है आपको जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों भी आपको हो सकती है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आईपीसी सीआरपी से संबंधित जो है 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एवरीथिंग आपको चीजें कवर करनी पड़ेंगी 2025-26 के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये 1919 में किए गए थे। ठीक है, 28 जून 1919, यहां पे लिख देता हूं 28 जून 1919। ठीक है, वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 28 जून 1919 को जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो जर्मनी के बीच में और मित्र राष्ट्रों के बीच में जो है ये संधि की गई थी। ठीक है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, आप सभी जानते हैं 1914 से लेके 1918 के बीच में जो है ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इसी को रोकने के लिए जो है 1919 में 28 जून 1919 को जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस किस के बीच किए गए थे? मित्र राष्ट्रों के बीच और जर्मनी के बीच। ठीक है, जर्मनी, तो इनके बीच में जो है ये वर्साई की संधि की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल से मैंने यहां पर लिख दिया है, इसके बारे में आप यहां पर देख लीजिएगा। 1919 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में जो है की गई थी। और आप याद रखना, बाकी मैं बता चुका हूं, ज़्यादा आप जो है डिटेल से पढ़िएगा। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, या फिर कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी जो है डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता था? तो प्राचीन काल में एक शब्द होता था उर्वरा शब्द, तो उर्वरा से ही आपको पता चल रहा है उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो प्राचीन काल में उर्वरा जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो आइए देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, ठीक है, जो डैश को बढ़ावा देती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एमनेस्टी, 1 सेकेंड, आपको पता होनी चाहिए इसकी स्थापना कब हुई और इसका जो है मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करूं तो लंदन में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा पूरी दुनिया में जो है मानवाधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, दुनिया भर में मानवाधिकारों का संरक्षण और उसको बढ़ावा देना, यही एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का जो है मेन फोकस है, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें जो है सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है बड़ी संख्या में गहरी नालियों या फिर घाटियों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो गहरी नालियां हो जाती है, नालियां कैसे बनती है? जब मिट्टी का कटाव होने लगता है ना, जब मिट्टी का कटाव ज्यादा मात्रा में होने लगता है तो बड़ी संख्या में क्या बनती है? नालियां बनती हैं और घाटियां बनती हैं। ऐसे ही क्षेत्र को, ऐसे बनने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऐसे बनने वाले क्षेत्र को तो है बैडलैंड जो है स्थलाकृति बोला जाता है। आइए यहां पे देख लेते हैं बैडलैंड स्थलाकृति क्या होती है। बड़ी संख्या में गहरी नालियों या फिर घाटियों वाले क्षेत्र को बैडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। यह वह इलाका होता है जो पानी के कटाव से बनता है। समझ गए ना? पानी के कटाव से मतलब जब पानी तेज बहाव में फुल फोर्स से जो है आता है और वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारी गहरी जल निकासी चैनल, खाड़ी आएगा, यहाँ पे खड़ी लिख दिया, खाड़ी आएगा, ठीक है। खाड़ी, ढलाने और कम वनस्पति होती हैं। उदाहरण, ये उदाहरण याद रखना भाई, भारत में चंबल नदी की घाटी जो है बैडलैंड स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भारत में जो है कौन सी नदी जो है बैडलैंड स्थलाकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये चंबल नदी जो है भारत में बैडलैंड स्थलाकृति के लिए जो है फेमस है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? जब कोई व्यक्ति जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से झूठे दस्तावेज बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब फॉर एग्जांपल एक बात आप सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, अब मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको चोट पहुंचाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर लेता हूं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है जालसाजी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। और इसकी जो है धारा भी आप याद रखिएगा, डिटेल से मैंने यहां पे लिख दिया। ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 क्या कहती है? ये जालसाजी के बारे में बताती है। फोर्जरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। इसके अपराध को विस्तार से परिभाषित करती है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता की धारा कौन सी है? धारा 336 है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है जालसाजी के अपराधों को कौन सी धारा जो है परिभाषित करती है? तो धारा 336 जो है जालसाजी के, फोर्जरी के अपराधों को जो है ये विस्तार से जो है परिभाषित करती है। ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर लिखी गई है ना इस पीडीएफ में, एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यकीन मानिएगा, एक एक लाइन जो है मैं अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म से लेके आया हूं ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो ये पीडीएफ आपको तब तक काम देगी जब तक आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस पीडीएफ को बड़ा ही संभाल के रखिएगा। आपके एग्जाम के नियर बाय जो है इन पीडीएफ का रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काफी इजी क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया। तो हरियाणा में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था ये 1970 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आपको पता भी होना चाहिए भाई, क्या पता आपसे ये पूछ ले हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1970 में कहां पर स्थापित किया गया था। तो गुरुग्राम में। ठीक है, पहले इसको गुड़गांव बोला जाता था, अब वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, गुरुग्राम। ठीक है, तो गुरुग्राम में 1970 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको 2002 में स्थानांतरित कर दिया गया भाई। ठीक है, 2002 में इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया, मेवात में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों चीजें जो है आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ना 2025-26 हरियाणा पुलिस के अंदर, तो ऐसे ही आपको समय लगाना पड़ेगा। समय की वैल्यू समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप समय को समय नहीं देंगे ना तो यकीन मानिएगा बाद में समय भी जो है आपको बिल्कुल समय नहीं देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट से जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने इसी क्वेश्चन के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में डाल दी हैं। आइए वहीं पर चलते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट से जो है क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछे गए हैं और इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। तो इनका जन्म की मैं बात करूं तो कोर्सिका में जो है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कोर्सिका में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु कहां पर हुई थी, सेंट हेलेना में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि जब ये वाटरलू की लड़ाई हार गया था ना, तो वाटरलू की लड़ाई के बाद जो है इसको सेंट हेलेना द्वीप पर जो है निर्वासित कर दिया गया था, वहां पर छोड़ दिया गया था और वहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। आइए थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं, काफी रोचक और जो है इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट की जो मृत्यु है सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। उन्हें वाटरलू की लड़ाई में हार के बाद 1815 में इस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया और उनकी मृत्यु जो है 5 मई 1821 को हुई थी। मेन चीज आपको याद रखनी है, 1815 में जो है वाटरलू की लड़ाई के बाद इसको जो है हेलेना द्वीप पर जो है निर्वासित कर दिया गया था और मृत्यु की बात करूं तो 5 मई 1821 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। अब वाटरलू की लड़ाई के बारे में भी थोड़ा जान लो भाई, स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वाटरलू की लड़ाई कब हुई और किस किस के बीच हुई। तो आइए देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और मार्शल ब्लूचर के नेतृत्व वाले मित्र देश कौन कौन से होते थे, ब्रिटिश होता था, प्रशिया होता था, पर्सिया है ये, ठीक है ना, पर्सिया होता था और अन्य होते थे, अमेरिका भी इसके अंदर होता था। ठीक है, तो ये सभी मिले जुले जो है मित्र देश होते थे। इनकी लड़ाई हुई थी फ्रांसीसी सेना वाटरलू के साथ। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई हुई थी फ्रांसीसी सेना और मित्र राष्ट्रों के बीच में। और यह लड़ाई कब हुई थी, 18 जून 1815 को जो है बेल्जियम में हुई थी और इसमें मित्र देशों की जो है जीत हो गई थी। मित्र राष्ट्र इस लड़ाई को जीत गए थे, जिसके बाद जो है 1815 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था। उसके बाद जो है 5 मई 1821 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म की मैं बात करूं तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त को ही जो है हमारा भारत देश भी आज़ाद हुआ था। 1769 को जो है इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर इसका जो है जन्म हुआ था। मृत्यु आपको ऊपर पता चल गई। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, ये फ्रांसीसी क्रांति HSSC के प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1789 से लेकर 1799 तक जो है ये फ्रांसीसी क्रांति चली थी। ठीक है, तो ये डिटेल से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अच्छे से जो है आप याद रख लीजिएगा। डिटेल से तो नहीं पूछा जाएगा HSSC के एग्जाम में, बट कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जो है हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, विश्व जनसंख्या जो स्थिति रिपोर्ट है एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर साल ये जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जो है यह रिपोर्ट
जारी की जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क कैसे लिखेंगे? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, ठीक है, न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वहीं और जो है विश्व स्वास्थ्य से, ये औरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो हो गया, ये ILO हो गया, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मैं बात करूं तो WHO की इसको फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करूं तो 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पर हो जाएगा? जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर जो है जिनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। इन तीनों के बारे में आपको ऐसे ही याद रखना होगा और ऐसे ही अपनी तैयारी को जो है अनंतिम रूप देना होगा। ठीक है, इस लेवल की अगर आप तैयारी करेंगे ना तो यकीन मानिएगा आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे और एग्जाम लेवल जो है आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में जाने से पहले भाई ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को तो जो है जरूरी तरीके से जो है फॉलो कर लेना क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कुछ भी अपराध नहीं है जो डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसा कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 82 ऐसा कहती है कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, ठीक है, 7 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी काम जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 82 कहती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा रेलवे पुलिस के प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन 2021 का करंट अफेयर से पूछा गया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा? क्योंकि 2021 का करंट अफेयर नहीं पूछेगा। वर्तमान, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। वर्तमान अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2025 में हरियाणा रेलवे का प्रमुख कौन है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और यह सम्मेलन जो ब्रेटन सम्मेलन था जुलाई 1944, ठीक है, ये महीना भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, जुलाई 1944, जुलाई 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है न्यू हैम्पशायर में जो है ये आयोजित किया गया था और 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखना। फर्स्ट वार लिख देता हूं, बहुत बार ये जिक्र आ चुका है फर्स्ट वार, यहां पे लिख देता हूं सेकंड वार। फर्स्ट वार की तो हम बात कर चुके हैं, 1914 से 1918 के बीच में चला था और दूसरा चला था 1939 से 45 के बीच में ये चला था। ठीक है, दोनों वारों की डेट आपको याद रखना है। और सेकंड वार के जब खत्म हुआ था, इसी वार के बाद जो है वित्तीय स्थिति हो गई थी ना, उत्पन्न हो गई थी, उसी को बैलेंस करने के लिए जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में जो है ये आयोजित किया गया था। और इसी के दौरान जो है दो चीजों की जो है स्थापना हुई थी। किस किस की स्थापना हुई थी? एक तो हुई थी IMF की, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, और दूसरा हुई थी, किसकी हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है इसी सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो ये दोनों चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास था? तो रिजर्व बैंक के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। RBI यहां पे लिख देता हूं। RBI की जो फुल फॉर्म होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी। एक्ट की बात करूं तो एक्ट हो जाएगा 1934। ठीक है, एक्ट हो जाएगा 1924। इसी के दौरान जो है एस्टैब्लिशमेंट इसका किया गया था।
1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन 1937 में इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया? तो 1937 में जो है इसको बंबई में जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। अब दो चीज और आप याद रखेंगे, पहले इसके गवर्नर कौन थे, ठीक है, यहां पर लिखा भी गया है, आइए यहीं से आपको बता देता हूं। इसके जो प्रथम गवर्नर थे ना, यानी कि जब 1 अप्रैल 1935 को इसने संचालन शुरू किया, कार्य शुरू किया भारतीय रिजर्व बैंक ने, उस समय इसके गवर्नर होते थे सर ओसबोर्न स्मिथ, जो है इसके गवर्नर होते थे। वही मैं बात करूं पहले भारतीय गवर्नर कौन और कब बने थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के बने थे सर सीडी देशमुख बने थे, और ये 1943 में जो है ये भारतीय गवर्नर बने थे, ठीक है। और वर्तमान 2025 की मैं बात करूं तो संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर है। अब स्टैटिक के साथ साथ जो है आपकी करंट अफेयर भी जो है धीरे धीरे मैं जोड़ता हुआ चल रहा हूं। तो ये जो वीडियो सीरीज आपकी चल रही है ना, यकीन मानिएगा ऐसा कंटेंट आपको पेड के अंदर भी नहीं मिलता होगा। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्ट जो सच है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फ्री में आजकल जो चीजें मिलती है ना, उस पर जो है ट्रस्ट नहीं करते लोग, यकीन मानिएगा ये जो चीजें है ना पेड से कम नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। इसीलिए जो है जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं आपको अपने फ्यूचर के लिए 2025-26 के लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो सीरीज को देख लेना। अगर इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद अगर आपको लगे ना कि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मिली है, या फिर क्वेश्चन पेपर में इस वीडियो सीरीज से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आना है, तो बता देना उसी टाइम कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कौन सा राज्य सरकार जो है भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक है, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा जो राज्य है ये भारतीय टीम का जो है प्रायोजक है। अभी इसका जो है 10 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य जो है भारतीय टीम का प्रायोजक है, तो वर्तमान में भी जो है ये उड़ीसा है भाई, याद रखना, ठीक है। ये 2022 माफ कीजिएगा 2032-33 तक जो है अब इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो ये इन फ्यूचर भी रहेगा। तो ये इन फ्यूचर के लिए क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। हॉकी टीम का प्रायोजक कौन है, तो उड़ीसा राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, प्रथम रासायनिक जांचकर्ता प्रयोगशाला 1853 में डैश सरकार के द्वारा जो है स्थापित की गई थी, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है ये स्थापित की गई थी। आइए डिटेल से यहाँ पे लिख दिया गया है, सर्वप्रथम रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला की स्थापना जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वास्थ्य विभाग में सन 1847 में की गई थी। इसी प्रकार 3 और प्रयोगशालाएं क्रमशः कलकत्ता वर्ष 1853, आगरा 1864 और बंबई वर्ष 1870 में जो है स्थापित की गई थी। ये तीनों के जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना भाई, क्या पता पूछ ले दोबारा से, ठीक है। अब की बार जो है कलकत्ता ना दे और जो है आगरा और बंबई के बारे में पूछ ले, इसीलिए डिटेल से यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं आपके लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन कौन सी है, तो अखिल भारतीय जो हेल्पलाइन है भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो ये हो जाएगा एल्डर 14567, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एल्डर लाइन 14567 जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, किसके लिए, भारत की जो सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। एल्डर लाइन 14567 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल से लिख दिया गया है। इसकी लॉन्च डेट जरूर याद रखना, ठीक है। ये जो हेल्पलाइन नंबर था ना, इसको कब लॉन्च किया गया था, 28 सितंबर 2021 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मंत्रालय भी याद रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। नंबर भी याद रखेंगे 14567, ये 3 चीज जो है आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट बेस में सीधी जो है 3 पॉइंट आपको बना के दे देगा। क्या क्या बना के दे देगा, पहले पॉइंट में देगा भारत की वरिष्ठ नागरिक और अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर जो है वो 14567 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या देगा कि जो भारतीय हेल्पलाइन एंड जो एल्डर लाइन है इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जो है पेंशन और कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी देना है। तीसरा ऑप्शन क्या देगा कि भारत की जो हेल्पलाइन एल्डर लाइन है इसको 28 सितंबर 2020 को जो है लॉन्च किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, इसीलिए जो है ये तीनों लाइन यहां पर आपके लिए लिखी गई है, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई भी चीज जो है फालतू आपके लिए यहां पर नहीं मेंशन की गई है। जितना यहां पर मेंशन किया गया है यकीन मानिए सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हाल ही में प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स विभाग लाने वाला राज्य कौन सा है। ये हाल ही 2021 वाला हाल ही है भाई, ठीक है, याद रखना 2021 वाला। और हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि भारत की रैंक क्या है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और प्रसन्नता सूचकांक विभाग लाने वाला राज्य ना तो केरल है, ना कर्नाटक है, ना हरियाणा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है राज्य, ये प्रसन्नता सूचकांक विभाग लेके आया था। कब लेके आया था, 2016 में जो है ये विभाग लेके आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, आइए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को भी। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया ध्रुवीय सागरों में जलीय स्तनधारी में एक वसा की मोटी परत होती है जिसे डैश कहा जाता है, तो इसको बल्बर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बल्बर क्या होता है। तो बल्बर क्या होता है, एक प्रकार की उपत्वचीय वसा होती है, मतलब त्वचा के ऊपर जो है वसा चढ़ा हुआ होता है, जो सील, व्हेल और पेंगुइन जैसे समुद्री स्तनधारियों की त्वचा के ठीक नीचे होता है। ठीक है, स्तनधारियों की जो त्वचा होती है ना, ठीक इसके नीचे जो है एक उपत्वचीय वसा जो है ये होती है, और ये इन जानवरों के अंदर पाई जाती है। और बल्बर काम क्या करता है, तो ध्रुवीय सागर में जलीय स्तनधारियों में वसा की एक मोटी परत को बल्बर कहा जाता है। यह परत उनके शरीर को गर्म रखने और ठंडे पानी में जीवित रहने में मदद करती है। ठीक है, इसका फोकस भी आपको पता चल गया। जो ये बल्बर परत होती है, ये क्या काम करती है, तो ठंडे ध्रुवीय सागर के जो जल होता है, इसमें उन जानवरों का जो तापमान है उसको गर्म रखने में जो है काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रहने वाला है, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती है, तो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 का क्या हो जाएगा, 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर जो है मैंने डिटेल से लिख दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में यहां पे आप जरूर पढ़िएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़िएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़िएगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, और इकोनॉमी से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको करने बेहद जरूरी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर फालतू नहीं है। माना कि ये जो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी जो है 1 नंबर का सवाल है, तो ये सारे डेफिनेशन मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इन सभी की जो है डेफिनेशन एक बार आप आंखों के आगे से निकाल लीजिएगा, ताकि जो है आपको थोड़ा बहुत भी याद रह जाएगा। तो ऑप्शनों में जो है एलिमिनेशन मेथड लगा के जो है आप कर पाएंगे। नीचे सारे के जो क्वेश्चनों के आंसर है वो डिटेल से मैंने यहाँ पे दे दिए गए। एवरीथिंग चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। तो बस आपको मेरे लिए एक ही काम करना है, मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हों वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपको जो है एक हाइप नाम का जो है ऑप्शन मिलेगा, उस वीडियो को जो है हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। जरूरी है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। इन कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, 20 क्वेश्चनों में से जो है आप ऑनेस्टली बताइएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कर पा रहे हैं। यहाँ पर जब आप स्कोर करने लग जाएंगे ना 20 में से 15, तब यकीन मान के चलिएगा कि आपकी जो तैयारी है ना वो बढ़िया लेवल की जो है आपकी तैयारी हो रही है, और इसी लेवल की आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, बाकी जुड़े रहिएगा, आपकी तैयारी ऐसे ही करवाते रहेंगे, लग कर जो है आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे 2025-26 में। ठीक है, जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।